वान्या एक उच्च मध्यम परिवार में पली बड़ी चुलबुली लड़की थी। पिता का एक छोटा सा बिजनेस था। सान्या उसकी छोटी बहन थी। यह दोनों बहनें ही माता पिता की आंखें थीं। ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों बेटियों को देखकर ही जी रहे थे। दोनों बेटियों के मुंह से निकलते ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते। दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में होशियार सर्वगुण संपन्न थी। जिन बेटियों को माता पिता एक दिन के लिए भी ओझल न होने देते, उन्हीं बेटियों की विदाई का समय आ गया। उन्हें पता ही नहीं लगा कब रूठते मनते वे इतनी बड़ी हो गईं। आखिर दिल पर पत्थर रख उन्होंने वान्या के लिए वर तलाशना शुरू किया। आए दिन दहेज लोलुपों द्वारा बेटियों को मार डालने वाली घटनाएं सुनकर वे बहुत घबराए हुए थे, अतः बहुत ही सतर्कता बरत रहे थे। वे एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे थे कि कहीं धोखा न खा जाए। आखिर उनकी तलाश नीलेश और उसके परिवार पर जाकर रुकी। नीलेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। छोटा परिवार, माता पिता एवं एक बहन जो अभी पढ़ ही रही थी। बहुत छानबीन एवं परिवार के बारे में पता लगाने के बाद वे संतुष्ट हो गए और बात आगे बढ़ाई। कदम कदम पर सचेत थे तो उन्होंने सारी बातें पहले ही तय करनी चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार का झंझट ना पड़े। उस समय तो नीलेश एवं उसके माता पिता ने कह दिया कि हम दहेज लेने देने में विश्वास नहीं रखते। स्वेच्छा से आप अपनी बेटी को जो देना चाहें दे सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी एवं मीना जी उनकी बातों से बहुत खुश हुए। सोचा कि सही घर और वर मिल गया। देना तो उन्हें था ही, किंतु पर उन पर अभी कोई दबाव नहीं रहेगा। सो बात पक्की हो गई और सगाई एवं शादी का मुहूर्त निकलवाने की भी बात हो गई। सगाई से पहले वरुण जी का फ़ोन आया कि हमें पता है आप अपनी तरफ से सब अच्छा ही करेंगे, किंतु एक बात कहनी थी कि हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। सो थाल में कम से कम 5 लाख कैश एवं लड़के एवं उसके माता पिता बहन के लिए सोने का आइटम ज़रूर रखें। चांदी का नारियल भी अच्छा भारी और होना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं। राहुल जी ने उनकी यह बात यह सोचकर कि पहली डिमांड उन्होंने रखी है, इसलिए मान ली और खुशी भरे माहौल में सगाई संपन्न हुई। नीलेश वान्या से फ़ोन पर प्यारी प्यारी बातें करता और खूब खुश रखने के वादे करता। सगाई के 3 दिन बाद सुमन जी का फ़ोन आया। कपड़े और साड़ियाँ अच्छे होने चाहिए, कम से कम प्रत्येक सूट एवं साड़ी 10-10 हज़ार से कम ना हो। राहुल जी ने उनकी यह डिमांड भी पूरी कर दी। फिर एक दिन वरुण जी बोले, अरे राहुल जी, अपने दामाद को कम से कम 10-15 लाख वाली गाड़ी ही देना। राहुल जी बोले, गाड़ी लेने देने की तो कोई बात नहीं हुई थी। वे हंसते हुए बोले, नहीं हुई थी तो अब कर लो। मीना जी बोली, ऐसे तो इनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, हम कैसे पूरी करेंगे। राहुल जी बोले, तुम वान्या को कुछ मत बताना, ज़रूरत पड़ी तो मैं लोन ले लूँगा। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देख वान्या ने पूछा, पापा कोई परेशानी है क्या। वे हंसते हुए बोले, अरे नहीं, काम ज़्यादा है और समय कम, थोड़ी थकान हो गई। शादी से 2 दिन पहले सुमन जी का फ़ोन आया, भाई साहब बच्चों को हनीमून के लिए कहाँ भेज रहे हो। वैसे नीलेश की इच्छा तो कहीं बाहर विदेश जाने की है, सो सही जगह चुनकर टिकट करवा दें। और हाँ, वान्या बेटी को ना बताएं, उसके लिए सरप्राइज़ ही रहने दें। राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक और धमाका, वो भी लाखों में। अभी इस प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि वरुण जी का फ़ोन फिर आ गया। राहुल जी क्या बताएं, ये आजकल के बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। अब देखो हमारी बिटिया रानी ज़िद करके बैठी है कि भाभी के घर से मेरे लिए तो डायमंड सेट ही आना चाहिए। हमने कहा हम दिलवा देते हैं, पर उसका कहना है भैया भाभी की शादी की याद में उनकी ससुराल से ही लूँगी। राहुल जी बोले, भाई साहब ऐन वक्त पर इतनी बड़ी बड़ी डिमांड हम कैसे पूरी करेंगे, यह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे नहीं राहुल जी, शादी ब्याह मकान में बजट से ऊपर लग ही जाता है, सो इतना तो मार्जिन रखना पड़ता है। हमने तो समय से पहले सूचित कर दिया, बाकी आप देख लें। उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर फ़ोन काट दिया। अब राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान, क्या करें। इनका मुंह तो सुरसा की तरह फैलता ही जा रहा है। अंत में उन्होंने अपना मकान गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम कर डायमंड सेट खरीदा और लक्षद्वीप की टिकट करवा दी। शादी संपन्न हुई। वान्या का ससुराल में स्वागत धूमधाम से हुआ। बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी जो आई थी। तीसरे दिन वे हनीमून पर चले गए। वहां से लौटने के बाद कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला। वह मायके जाती
तो उसके चेहरे की रौनक देख उसके माता पिता अपनी चिंताएं भूल जाते और उसके सामने सामान्य दिखने की कोशिश करते। अब कुछ दिनों से वान्या को इन लोगों के व्यवहार में अंतर दिखने लगा। धीरे धीरे घर के सारे कामों का बोझ उस पर डालने लगे। नीलेश की प्यार भरी बातें हवा हो गईं। वह बात बात पर उसे झिड़कने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बहुत कुछ सुनाया जाता। वह इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं पा रही थी कि एक दिन उसकी सास बोली, वान्या, अकस्मात कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। हम अभी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम अपने पापा से 2 लाख रुपए ले आओ, उधार समझकर दे दो, हमारे पास आते ही लौटा देंगे। मम्मी जी, अभी शादी में इतना खर्चा हो गया है, पापा कहाँ से देंगे? तुम्हें उस घर की नहीं, इस घर की चिंता होनी चाहिए। अब जाकर पैसे ले आओ। नीलेश उसे लेकर मायके गया। वान्या अपने पापा से नहीं मांग पा रही थी। नीलेश बार बार उसे इशारे कर रहा था, वह अनदेखा कर रही थी। आखिर बेशर्मी से हंसते हुए बोला, पापा जी, हम आज काम से आए थे। वान्या तो बोल नहीं पा रही है, मैं ही कह देता हूँ। अचानक पैसों की आवश्यकता आ पड़ी है, आप 2 लाख रुपए मदद कर दें। राहुल जी बोले, अभी तो बहुत मुश्किल है, हम असमर्थ हैं। नीलेश बोला, मैंने अपनी ज़रूरत आपको बता दी है, आगे आप खुद समझदार हैं। वान्या, चलो अब घर चलें। उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही बाहर निकल गया, कहते हुए, जल्दी आओ। वान्या चुपचाप चली गई। राहुल जी, मीना जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा जो इनका पेट भर सके? त्वरित गति से बिजली सा विचार कौंधा कि यदि वान्या के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो। उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया। वान्या ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, जबकि रास्ते भर नीलेश उसे प्रताड़ित करता हुआ गया था। अभी इस बात को 15 दिन भी नहीं बीते होंगे कि फिर उनकी नई डिमांड शुरू हो गई। इस बार 5 लाख रुपए की मांग की गई। कारण पिछले 2 लाख रुपए ना देने। वान्या पर सख्ती बढ़ा दी गई। अब गाली गलौज के साथ साथ बात मारपीट पर भी आ गई। वान्या समझ नहीं पा रही थी क्या करे। पिता की स्थिति को देखते हुए उनसे पैसे भी नहीं मांग सकती और उसके बदले उस पर शारीरिक अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सास बोली, आज जाकर पैसे ले आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मम्मी जी, इतना पैसा पापा कहाँ से लाएंगे? हमें नहीं पता, लड़की पैदा करने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बेटी तो आपके घर में भी है, क्या आप इतना पैसा दे देंगी? उसका इतना कहना भर था कि एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि मम्मी से जबान लड़ाएगी? जाकर चाय लेकर आ सबके लिए। वान्या जैसे ही चाय लेकर आई, उसके कानों में शब्द पड़े। वह ठहरकर सुनने लगी। 2-4 दिन में लाती है तो ठीक है, नहीं तो इसे ठिकाने लगा देते हैं। बेटा, तेरी दूसरी शादी करा देंगे, वहाँ से फिर खूब सारा दहेज लेंगे। सुनकर वान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाथों से ट्रे गिरते गिरते बची। फिर उसने अपने आप को शांत कर सबको चाय दी। सुन, अब जा, बाप के घर से और पैसे ले आ। वह बोली, मम्मी जी, मैं 2-4 दिन रुक कर आऊँ, क्योंकि इतने सारे पैसे का इंतज़ाम 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा। सामने रहूँगी तो पापा को चिंता रहेगी और जल्दी व्यवस्था करेंगे। हाँ ठीक है, रह आ। वह तुरंत अपने कमरे में गई। जो जेवर उसके पास थे सब फुर्ती से बैग में डाले, उन पर कपड़े डालकर बोली, अब मैं जाऊँ? हाँ जा, रिक्शे से चली जा। वान्या तुरंत निकल गई। रिक्शे वाले को पता बता तेज चलने को कहा। कारण वह डर रही थी कि कहीं अलमारी खाली देख नीलेश उसके पीछे ना आ जाए। वह घबराई हुई घर पहुंची। पापा पापा, उसकी आवाज़ सुनकर वे बाहर आए। की हालत देख सब समझ गए। बेटा आ। नहीं पापा, और बात बाद में, पहले जल्दी थाने चलो, मेरी जान को खतरा है, रास्ते में बताती हूँ सब। थाने पहुंचकर दहेज के लिए घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। राहुल जी एक सभ्यता व्यक्ति थे एवं पहुंच भी थी, सो तुरंत पुलिस भी एक्शन में आ गई। केस दर्ज कर लिया। पुलिस वरुण जी के घर पहुंची और नीलेश समेत माता पिता को गिरफ्तार कर थाने ले आए। आज उनका मुखौटा समाज में उतर गया और परिवार पर दहेज लोलुपों होने का धब्बा भी लग गया था। ये ऐसा दाग लगा था कि ताउम्र उतरने वाला नहीं था। अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। इस तरह वान्या अपनी सूझबूझ से जहाँ एक और उनके परिवार पर धब्बा लगाने में सफल हुई, वहीं दूसरी ओर
एक और बेटी दहेज की बलि वेदी में आहूत होने से बच गई।